नमस्कार, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर में भाजपा ने उतारे पुराने योद्धा देवनानी, भदेल, लांबा। सुरेश रावत को मिला फिर से टिकट। पुलिस लाइन में शहीद जवानों को किया गया याद। सम्मान में 96 राउंड किए गए फायर। अजमेर के रेलवे स्टेशन की पार्किंग से फॉर्च्यूनर कार चुरा ले गए चोर। संचालक पर लापरवाही का आरोप। दिन दहाड़े मंदिर से लाखों की मूर्ति की चोरी। गेगल थाने में मामला दर्ज। बुराज रोड पर मामूली सी कहासुनी होने के बाद चाकूबाजी, 3 लोग घायल। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। भाजपा ने विधानसभा चुनाव की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें अनीता भदेल को दक्षिण विधानसभा सीट से 5वीं बार टिकट मिला है। इस अवसर पर राधे सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप भार्गव ने उनका मुंह मीठा करवाकर माला पहनाकर स्वागत किया। तो हमारे साथ मौजूद है अनीता भदेल जी, जिन पर पार्टी ने 5वीं बार विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। तो आइए हम उनसे जानते हैं वो कैसा महसूस कर रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 5वीं बार भी मुझ में विश्वास व्यक्त किया, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इतने लंबे समय तक पार्टी के माध्यम से मैंने जनता की सेवा की है और पार्टी ने बार बार मुझ पर विश्वास व्यक्त करके ये बताया है कि यदि कार्यकर्ता के रूप में कोई भी नेता काम करे तो पार्टी की मुख्य धारा में रहे तो निश्चित रूप से वो लगातार बना रहता है। और इसलिए कार्यकर्ताओं के साथ में ये सीख मैंने भी पाई है। इसलिए मैं अपनी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे पार्टी के शीर्षस्थ जितने भी नेतागण हैं, चाहे हमारे मोदी जी हैं, चाहे अमित शाह जी हैं, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे हमारी पूर्व मुख्यमंत्री है, चाहे नेता प्रतिपक्ष हैं, चाहे उप नेता हैं, उन सबको मैं बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ उनको कि उन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया। और मैं ये आश्वासन आज आपके चैनल के माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहती हूं कि जिस तरह से उन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया, मैं पूरे समर्पण भाव से, पूरी मेहनत से, पूरी कोशिश से ये सीट वापस उनकी झोली में ला करके दूं और राजस्थान की सरकार बनाने में एक सीट का योगदान अजमेर दक्षिण का भी रहे, ये मेरा भरसक प्रयत्न रहेगा और यही मेरी कोशिश रहेगी। तो पार्टी ने आपको 5वीं बार सीट दी है, तो आप जनता का किस तरीके से भला करेंगे? जनता के लिए आप इस पार्टी को इस सीट को किस नजरिए से देखती हैं? देखिए, जनता के लिए तो ये मेरा परिवार है। मैं परिवार के नज़रिए से अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को देखती हूँ और वो परिवार की भावना के तहत ही लगातार जनता ने मुझे जिता करके भेजा है और आज पुनः उस परिवार को साथ लेकर के ही मैंने ये विश्वास व्यक्त किया कि निश्चित रूप से इस परिवार के भरोसे हम पुनः विधानसभा में कमल का फूल खिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद है राधे सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप भार्गव जी, जो राधे सोशल फाउंडेशन की तरफ से उनका सम्मान किया जा रहा है, तो उनसे जानेंगे वो कैसा महसूस कर रहे हैं।
आज अनीता जी हमारे लिए कोई नई नहीं है, राधे सोशल फाउंडेशन से जुड़ी रही हैं, संस्थापक रही हैं इसकी, और इन्हें 5वीं बार जो आज पार्टी ने टिकट दे करके एक विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए राधे सोशल फाउंडेशन परिवार की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत। और उम्मीद करते हैं कि ये 5वीं बार भी परचम फहराएंगी अजमेर दक्षिण का, और इनके लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं राधे सोशल फाउंडेशन करता है। मैं अनीता जी को 5वीं बार जो टिकट मिला, और कार्यकर्ताओं की जो डिमांड थी, कार्यकर्ता चाह रहे थे कि जिस तरह अनीता बघेल जी के कार्य से लिए, जिस तरह कार्यकर्ताओं की जनता के दुख दर्द को समझती है और लगातार हर व्यक्ति, महिला पुरुष, उनका जो कार्य देखती है और काम करती है, तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। 5वीं बार अनीता जी भारी वोटों से जीतेगी और कमल का फूल खिलेगा, और हम कह सकते हैं कि बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारे वोटों से जीत के आए, ऐसी शुभकामनाएं देते हैं। चलिए धन्यवाद। अनीता जी को पुनः एक बार, और वैसे 5वीं बार अजमेर दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। ये कोई नई बात नहीं है। अनीता जी वर्षों से इस क्षेत्र में जनता की सेवा करती रही है और आगे भी करेगी। हम तो ये पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक मतों से जीत के एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी का अजमेर दक्षिण में परचम फहराएगा। यही मेरी शुभकामनाएं अनीता जी को है। इसके बाद वे अपने निवास स्थान पहुंची, जहां पर उनका ढोल धमाकों के साथ स्वागत किया गया। आइए देखते हैं कुछ झलकियां।
चुनाव समिति की बैठक शुक्रवार देर रात तक चली। उसके बाद शनिवार को दोपहर 83 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई। नसीराबाद से रामस्वरूप लांबा को एक बार फिर से पार्टी ने मौका दिया है। ब्यावर से भी सिटिंग विधायक शंकर सिंह रावत को मौका दिया है। इसी तरह पुष्कर से सुरेश रावत को भी दूसरी बार मौका दिया गया है। तीनों भाजपा प्रत्याशियों के घर पर भी समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा और आतिशबाजी ढोल नगाड़ों के साथ सभी ने अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जिताने की शपथ खाई। नवरात्रि में माँ के आशीर्वाद और संगठन के निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से मुझे ये पांचवा अवसर मिला है, उसके लिए मैं भगवान का और ये अपने संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये लगातार केवल ये टिकट मुझे नहीं मिला है, लगातार 5 वर्षों से जनता के बीच में सक्रिय रहने, उनके सुख दुख में हमेशा उपस्थित होने और हमेशा सरल सहज उपलब्ध होने और साथ में संगठन के प्रति समर्पण और लगातार सक्रिय रहने का जो शायद मुझे लगता है बात रही होगी, जिसके कारण से संगठन मुझे अवसर दिया है। मुझे लगता है हम सब कार्यकर्ता जी जान से मिल करके अजमेर में 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी का कमल हम खिलाएंगे और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बना के डबल इंजन की सरकार बनाते हुए जितना भी राजस्थान का कुशासन और जंगल राज है इसको भी समाप्त करेंगे। विशेष रूप से अजमेर के लिए जिस तरह से पानी की समस्या इन्होंने हमारे साथ सौतेला व्यवहार करके क्रिएट किया है, 2021 में जो पाइपलाइन बदलनी थी वो नहीं बदली, केंद्र से आए हुए पैसे को ये 186 करोड़ का दबा के बैठे और डबल इंजन की सरकार बनते ही हम इन सब का उपयोग करके अजमेर की जनता को 2018-19 से भी अधिक बेहतर स्थिति में हम पानी उपलब्ध कराएंगे ताकि समस्या का समाधान हो। और साथ में जो पेपर लीक इन्होंने किया है, जिससे मुझे अजमेर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें लाखों बच्चों के जीवन का खिलवाड़ किया है, इन पेपर लीक करने वाले दोषी लोगों को हम जेल की सीटों में भेजेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और राजस्थान के अंदर एक सुशासन की स्थापना करने के लिए हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हम डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनाएंगे। देखो, भारत में लोकतंत्र है, हमारी पार्टी भी लोकतांत्रिक है और जो विशाल पार्टी है, ये टिकट मांगना ये लोकतंत्र में सबका अधिकार है। सब मांग रहे थे, मांगने के बाद निर्णय हमारे यहाँ हाईकमांड और पार्टी करती है, उन्होंने निर्णय किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है हम सब लोग एक मुखी होकर के कांग्रेस का यहाँ से सफाया करेंगे और हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का जो सनातन संस्कृति में जिसका विश्वास है, हम सब सनातन संस्कृति को लिए एकजुट होकर के हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाएंगे। कांग्रेस समझता हूँ ये हालांकि कांग्रेस के संगठन का आंतरिक विषय है, कोई भी आ जाए भारतीय जनता पार्टी में किसी के कैंडिडेट के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा कार्यकर्ता जनता के बीच में लोग और मेरा हर मंडल पे, हर बूथ पर, हर पन्ने पे हमारा कार्यकर्ता सक्रिय है, इसलिए कांग्रेस के किसी भी कैंडिडेट आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जनता मन बना चुकी है कांग्रेस के कुशासन के कारण इसको विदा करना है और अजमेर की जनता पहले भी विदा करती आई है, चाहे वो निगम का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, हमने लगातार कमल के फूल को खिलाया है और अब भी हम मोदी जी के नेतृत्व में कमल के फूल को खिलाएंगे। पुलिस लाइन में आज पुलिस महानिरीक्षक लता मनोज कुमार और एसपी चुनाराम जाट व पुलिस के अन्य अधिकारियों ने पुलिस के शहीदों को पुलिस लाइन मैदान में स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को याद कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। भारत में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर को 1959 को शहीद हुए 10 पुलिस कर्मियों के शव को चीनी सेना ने भारत को लौटा दिया था। भारत सरकार ने उन 10 जवानों का अंतिम संस्कार हॉट स्प्रिंग्स में पूरे पुलिस सम्मान से किया था। इन्हीं शहीदों के सम्मान में हर वर्ष 21 अक्टूबर को पूरे देश में शहीद दिवस मनाया जाता है और आज अजमेर में भी पुलिस लाइन ग्राउंड में पुलिस अधिकारियों, जवानों व रिटायर्ड पुलिस कर्मियों ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें सम्मान याद किया। इस अवसर पर आईजी लता मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शहीद दिवस पर तमाम देश की पुलिस फोर्सेस, स्टेट पुलिस और पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के शहीदों को अमर जवान स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शहीदों के सम्मान में 96 राउंड फायर किया और तमाम पुलिस फोर्स की तरफ से 2 मिनट का मौन भी रखा गया। शहीदों को नमन किया गया। इस अवसर पर पुलिस बैंड द्वारा लास्ट पोस्ट की धुन बजाई। इस अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में जवानों व अधिकारियों में भारी उत्साह देखा गया। एसपी चुनाराम जाट द्वारा परेड की सलामी ली गई और उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि इन शहीदों का बलिदान भारतीय पुलिस के कार्यों की उच्चतम परंपराओं का प्रतीक है, जो उनकी कर्तव्य निष्ठा का अलौकिक आदर्श प्रस्तुत करता है और नए जवानों को प्रेरणा देता है। में हमने शहीद दिवस पर तमाम देश की जो पुलिस फोर्सेस हैं, स्टेट पुलिस है,
पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके शहीदों को हमने श्रद्धांजलि दी है। मेरी तरफ से, तमाम पुलिस फोर्स की तरफ से हम हमारे शहीदों का नमन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अजमेर रेलवे स्टेशन की पार्किंग से एक 70 लाख रुपए कीमत की फॉर्च्यूनर कार शातिर चोर चुराकर फरार हो गए। हैदराबाद निवासी ने पार्किंग संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गंज थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। नमस्कार दोस्तों, बात आज के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों देखिए, अजमेर रेलवे स्टेशन पर एक फॉर्च्यूनर कार चोरी होने का मामला सामने आया है। यहाँ पर हैदराबाद से आए दो जायरीन परिवार जो कि परसों रात को दो फॉर्च्यूनर खड़ी करके गए थे और मौके पर आकर देखा तो एक ही फॉर्च्यूनर थी। और यहाँ पर जो पार्किंग संचालक है वह अपने पर आरोप लगे हैं वह सिरे से खारिज कर रहे हैं। बात कर लेते हैं हम, जो यहाँ पर पार्किंग संचालक है वह उसके लापरवाही सामने आ रही है। और एक ये फॉर्च्यूनर थी जो यहाँ मौके पर खड़ी है और एक फॉर्च्यूनर और थी जो कि इस जगह पर खड़ी थी। हैदराबाद जायरीन है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो परेशान हो रखे हैं। दरगाह जियारत कर आए थे ये पूरी फैमिली और आकर देखा तो यहाँ पर जो एक फॉर्च्यूनर नहीं थी। अजमेर से बड़ी खबर, करीब 70 लाख रुपए कीमत की एक फॉर्च्यूनर जो कि हैदराबाद से परिवार आया था उसकी फॉर्च्यूनर चोरी हो गई है। बात कर लेते हैं किस तरीके की वारदात हुई है, कब आप लोग आए थे और क्या देखा आपने? परसों रात में हम लोग हैदराबाद से अजमेर के लिए दरगाह के ज़ियारत के लिए आए। पार्किंग में दो गाड़ी रखने के बाद पर्चा एक ही बना के दिए पार्किंग वाले। जो गाड़ी चोरी हो गई ना वो गाड़ी का पर्चा बना के नहीं दिए। हम लोग जाके अभी गाड़ी पूछे तो गाड़ी रात के 12 बजे गाड़ी यहाँ से चले गया बोल के बता रहा पार्किंग वाला। अब क्या चाह रहे हैं आप? हमारी गाड़ी हम चाह रहे हैं। अच्छा ये बताया, पार्किंग वाले से किस तरीके की बात हुई, क्या कोऑपरेट कर रहा है वो कोऑपरेट क्या कर रहा है? उल्टा हमारे वो कोऑपरेट तो क्या है, हर कोई नॉर्मली आएगा पार्किंग में लगा के चले जाएगा और वो पर्ची देगा ना तो उस पर नंबर वगैरह लिख के दे देगा। हम लोग तो नॉर्मली ऐसे लगा के चले गए। अभी उससे बात करें तो बोल रहा कि आप ही के लोग आए। हमने तो यहाँ पे जितने लोग आए 4-5 लोग, जितने चलाने वाले जितने नहीं चलाने सब यहीं पे, तो लेके कौन गया है गाड़ी, वही इससे पूछ। बिल्कुल दर्शकों देख सकते हैं जो पार्किंग संचालक है वह कह रहे हैं कि इनके साथ में कोई व्यक्ति आए थे, मगर जो ये व्यक्ति मौजूद हैं वही हैदराबाद से जियारत के लिए आए थे, इसके अलावा और कोई नहीं था। बताया जा रहा है पार्किंग संचालक ने 920 रुपये लेकर एक ही पर्ची पर दोनों कारों की पार्किंग काट दी थी। इन्होंने उस बात से नाराज़गी भी जाहिर की थी कि भाई दो गाड़ियां हैं तो दो गाड़ियों की ही पार्किंग दें, मगर एक ही पर्ची काटी। इस पर भी इनको शुरुआत में शक हुआ था। अभी ये थाने जाकर आए हैं, थाने पर भी बात चल रही है। पार्किंग वाला उल्टा हमारे पे एक बात बताएं, थाने पर गए आप, पुलिस से बात हुई, क्या बात हुई? पार्किंग वाला भी क्या कह रहा है? पार्किंग वाला उल्टा हमारे को डरा रहा, तुम्हारे लोग आए, तुम्हारे लोग गाड़ी पे लगे, तुम्हारे लोग ड्राइविंग करके लाए। हम बोले कैमरे है देख सकते कौन ड्राइविंग करके लाए। तो नहीं तुम्हारे लोग आए, ठीक है कैमरे दिखाओ। हम जितने लोग हैं उससे हटके हम दूसरा आदमी नहीं आया यहाँ पर चलाने के लिए गाड़ी। तो कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा आपको, पुलिस और पार्किंग? वो पार्किंग वाला तो उल्टा हमारे को डरा रहा, पार्किंग वाला डरा रहा भी उल्टा हम वो कर देंगे तुम्हारे पे। पुलिस वाले बोल रहे गलत हो गया तो तुम्हारे पे केस करते। हम बोल रहे हम हैदराबाद से लेके यहाँ तक आए, पूरे सीसी कैमरे चेक करिए। हम लोग जितने हैं इतने, बाकी लेडीज है हमारे साथ। अभी आपकी मैसेज भी आया आपकी गाड़ी पे कि कहीं पर आपका टोल कटा है? जी हाँ, वो नहीं बताना चाह रहे, वो पर्सनल। ठीक है, आपका नाम बताएं। मेरा नाम सैयद समीर पाशा। कहाँ से आए आप लोग? हैदराबाद से। बिल्कुल दर्शकों देखिए, समीर पाशा जी हैं, हैदराबाद से फैमिली के साथ में आए थे, बच्चे भी हैं, लेडीज़ भी इनके साथ में हैं। अब इनके साथ समस्या ये खड़ी हो गई है कि जो 70 लाख रुपए कीमत की एक फॉर्च्यूनर कार है वह यहाँ से चोरी हो गई है और संबंधित जीआरपी थाने को भी शिकायत की जा चुकी है। वहाँ पर पुलिस और पार्किंग के जो संचालक हैं वह कह रहे हैं कि इनके साथ का ही कोई व्यक्ति दूसरी कार लेकर चला गया, मगर ये इस बात से इनकार कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी चोरी हुई कार को बरामद किया जाए। बात आज के फेसबुक पेज पर अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद। गेगल थाना अंतर्गत लाडपुरा गांव में इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में शातिर बदमाश चढ़ावा चढ़ाने के नाम पर 6 लाख रुपए कीमत की मूर्ति और एक सोने की नथ चुराकर फरार हो गए। लाडपुरा गांव स्थित इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर के पुजारी प्रताप दास ने बताया कि शुक्रवार सुबह एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि उसकी नौकरी लगने वाली है, वह मंदिर में 21,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाना चाहता है। मंदिर पर मौजूद व्यक्ति से कहा कि यहाँ पर कोई सोने की भारी से भारी कोई चीज है तो वह लाकर दे, जिस पर वह पैसे बांधकर बालाजी के चरणों में चढ़ावा
बढ़ावा चढ़ाएगा। मंदिर में मौजूद व्यक्ति बदमाश की बातों में आ गया और उसने मंदिर में रखे 5 तोले सोने बालाजी की मूर्ति लाकर दे दी। पुजारी प्रताप दास की पत्नी भी देवी देवताओं को भोग लगाने आ गई। उन्होंने भी सोने की नथ पहन रखी थी। शातिर ठग ने उनकी भी सोने की नथ उतरवा ली और मौका देखकर मंदिर से फरार हो गया। अब मंदिर के पुजारी प्रताप दास ने शातिर ठग के खिलाफ शिकायत की है, मगर 24 घंटे बीत जाने के बाद भी गेगल थाना पुलिस ने मंदिर में पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना नहीं किया। ये लाडपुरा ग्राम है, इच्छापुर बालाजी धाम लाडपुरा मंदिर है ये, और रेवली फाटक के क्रॉसिंग के सामने ही है। और कम से कम 20 साल से काम चल रहा है। अभी कार्य निर्माणाधीन है मंदिर का, और धीरे धीरे जैसे मैं पैसा कमाता हूँ वैसे ही लगाता हूँ। मेहनत मजदूरी करके मंदिर बनाया, इसमें कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये हुआ था कि एक मोटरसाइकिल वाला आया था, मैं गया हुआ था बाहर, मोटरसाइकिल वाला आया तो गाड़ी खड़ी करी, गाड़ी खड़ी करके पंडित जी को पूछा कि मेरे 21,000 रुपये मेरे को दान चढ़ाना है मंदिर के अंदर। तो उस पंडित जी ने कहा भाई पेटी में डाल दो। तो पेटी में डालने के लिए उसने मना कर दिया, बोला मैं बालाजी के चरणों में रखूँगा। तो बालाजी के चरणों में रखूँ ताकि बोला कोई सोने से कोई भारी से भारी कोई चीज़ हो तो वो मेरे को ला के दो, ताकि उसके लपेट करके फिर मेरे को नौकरी वोकरी लगनी है, कुछ ऐसा कुछ बहाना लिया था उसने। तो मैं अपने हिसाब से मैं अपनी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो अंदर मंदिर के अंदर घुस गया था। अंदर क्या हुआ, 5 तोले की मूर्ति पड़ी थी बालाजी की स्वयं की, सोने की बनी हुई। तो सोने की बनी हुई मूर्ति को उसने पंडित जी को पूछा कि मैं इस मूर्ति से टच कर लूँ, तो बोलते क्या कर लोगे। तो पैसे से लपेट करके, और उसने जो ही लपेटा ना, तो उस टाइम में भोग लगाने के लिए मेरी घरवाली आ गई थी। तो उसकी नाक के अंदर नथ थी। तो फिर उन्होंने कहा कि बोला ये आइटम और रख दो, तो कि मतलब मैं भी इसके चरणों में रख दूंगा। तो ऐसे कर करके फिर उन्होंने चरणों में रख दिया। फिर सबको बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद के अंदर फिर क्या किया उन्होंने, खुद का काला बैग था, काला बैग के अंदर पापित को डाल दिया। डाल करके फिर पापित पट खोल करके फिर हुआ। फिर 2 मिनट 3 मिनट बाद के मन घरवाली ने बोला कि मेरी नथ चाहिए पंडित जी को। तो नथ देखे तो नथ और पैसे कुछ नहीं पड़े थे वहाँ पर, सब गायब हो गया। पैसा भी नहीं था 21,000 रुपया, और नथ भी नहीं थी, और 5 तोले की मूर्ति थी बालाजी की स्वयं की। उसकी कीमत कम से कम देखो आप 4-5 लाख रुपए की कीमत होती है, और 1 लाख रुपए की सोने की नथ थी। कौन सी जगह? ये मंदिर इच्छापुर बालाजी लाडपुरा ग्राम है। उसके भी मुंह के रुमाल बंद रहा, कोई पहचान नहीं हुई है। हमने सुना था कल के पुष्कर में भी इसी ने आदमी ने चोरी की है। अपने आप को पंडित नहीं बता रहा था, अपने आप को बता रहा था मैं बहुत बड़ा कोई अधिकारियों को काम करने वाला, मेरी मनोकामना पूरी करनी है मेरी। तो इस मनोकामना पूरी होगी, इसके लिए इसलिए मैंने 21,000 रुपये मेरे मंदिर पे चढ़ाने मेरे को, ये बहाना लेकर के आया था उनके। हैं शिकायत करवाई थी मैंने कल। मैं पाले गया हुआ था, फिर आया था, फिर बताया घर वालों ने बताया, मैं शाम को जाकर के और गेगल थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट दर्ज करवाई, पुलिस वाले अभी तक नहीं आई। देख लो, कल शाम को मैंने करीब 4 बजे रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, 5 से 4 बजे से अभी तक पुलिस वाले कोई नहीं आए हैं। और पहले भी लाडपुरा गांव के अंदर 4-5 बार चोरी हो चुकी, उनका भी अभी पता नहीं लगा। अभी 1 सप्ताह पहले भी पास में रंजीत सिंह मोटी से उसके कम से कम 5-6 लाख का सोना चांदी ले गए, और उनका नाम पता भी उन्होंने बताया था, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चला। और इस गांव के अंदर रात की 12-1 बजे तक यहाँ पे पास के अंदर एक होटल खोल रखी है, पूरे उठाई गिरे गुंडे सारे बैठे रहते हैं इसके ऊपर। और पास के अंदर दारू का ठेका है, वहाँ पे डेयरी की दुकान की ओट पर्दा तान रखा है, वहाँ पे दारू शराबी बैठे रहते हैं। अजमेर में बोराज रोड पर शुक्रवार रात को कार व टेम्पो की मामूली टक्कर होने पर हुई कहासुनी कुछ ही देर में चाकूबाजी में बदल गई। टेम्पो चालक व उसके साथियों ने कार चालक व उसे बचाने के लिए आए रिश्तेदारों से मारपीट करने के साथ ही चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें जेल अस्पताल पहुंचाया गया। गंज थाना पुलिस देर रात तक मामले की जांच में गहनता से जुटी हुई है। घटना में घायल होने वालों में बोराज निवासी दीपक रावत 24 वर्षीय पुत्र उदय सिंह, हेमराज 27 वर्षीय पुत्र लाडू सिंह व पृथ्वीराज रावत 25 वर्षीय पुत्र गुमान सिंह रावत, तीनों को घायल अवस्था में जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। मामले की सूचना पर पुलिस दल भी हॉस्पिटल पहुंच गया था। पुलिस ने घायलों का मेडिकल मुआयना कराया है। थाना प्रभारी भीकाराम काला के निर्देशन में पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपितों की तलाश कर रही थी। पुलिस ने मामले में 1-2 संदिग्ध लोगों को रात को डिटेन कर लिया, जिनसे पूछताछ की गई। हालांकि पुलिस ने मामले में अनुसंधान करना बताया है। पुलिस ने देर रात तक आरोपियों की गिरफ्तारी करने से इनकार कर दिया। दीपक के परिजन ने बताया कि दीपक रात को कार लेकर जब बोराज रोड पर सरकारी स्कूल के निकट उर्मिला गार्डन के पास से गुजर रहा था, उस दौरान एक टेम्पो उसकी कार से आकर टकरा गया, जिसको लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। उसी दौरान गार्डन में समुदाय विशेष के लोगों का शादी समारोह चल रहा था। ऐसे में टेम्पो चालक के साथी ने किसी को फोन कर दिया। उस दौरान समारोह स्थल से कुछ लोग आए और दीपक की पिटाई करने लगे। इस दौरान वहां नजदीक की दुकान पर बैठे दीपक के चाचा हेमराज व चचेरे भाई पृथ्वीराज भी वहां पहुंच गए और बीच बचाव शुरू कर दिया। उस दौरान
एक दो हमलावरों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया, जिसमें दीपक, हेमराज और पृथ्वीराज गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद हमलावर मौके पर उन्हें छोड़कर फरार हो गए। अचानक हुए हमले से आसपास के क्षेत्र का माहौल गर्मा गया। चाकूबाजी की सूचना पर पुलिस दल मौके पर पहुंच गया। अस्पताल में घायलों का उपचार करने के बाद उनके परिजन एकत्र होकर गंज थाना पहुंच गए, जो आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। पुलिस देर रात तक मामले में आरोपियों को तलाशने में जुटी हुई थी। गाड़ी निकाल रहा था, गाड़ी टच हो गई थी, मैं उसको साइड में निकल रहा था। जितने में शादी से अंदर से बाहर आए, बाहर आके 15 मिनट में एकदम धावा बोल दिया। शादी में से ही कुछ लोग आ गए, फालतू भाग के आए, भाग के मेरे को मारने लग गए। एकदम ये आए बाहर से, उधर से। तो टेम्पो उनका ही था क्या? हाँ, टेम्पो शादी में से निकला था अंदर से ही। ये उर्मिला गार्डन की बात है सर, बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। दुर्गा पूजा का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इसे लेकर पश्चिम बंगाल की परंपरा का अलग ही महत्व है। देश भर से लोग पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा देखने पहुंचते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अजमेर में पश्चिम बंगाल की पूजा की तर्ज पर दुर्गा आराधना की जाती है। अजमेर की कचहरी रोड स्थित बंगाली धर्मशाला में इसकी झलक दिखती है। दुर्गा समिति 109 साल से श्रद्धालु द्वारा मां की प्रतिमा स्थापित कर पूजा आयोजित की जा रही है। यहाँ बंगाली पद्धति से मां की पूजा की परंपरा है। आज बंगाली समाज के लोगों ने सप्तमी के मौके पर विशेष पूजा अर्चना की और दुर्गा मां से देश दुनिया में अमन चैन रहे, शांति रहे, इसको लेकर प्रार्थना भी की। वहीं बंगाली समाज की महिलाओं ने अजमेर के शहरवासियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर मां के दर्शन करें और आशीर्वाद भी लें। जय माता दी, दुर्गा माई की जय। अजमेर दुर्गा माई की जय। यहाँ पे हर बंगाली समाज दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हम लोग आधा हिंदी, आधा बंगाली, आधा इंग्लिश में बोलते हैं। दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं। सप्तमी आज हम मना रहे हैं। अभी प्रबोधन हो रहा है। प्रबोधन मतलब हम माता का आह्वान कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आइए, आप हमारे घर पे आए हैं, आप बैठिए, स्नान लीजिए। इसके बाद में इनको भोग दिया जाएगा। अभी जैसे बेटी को दिया जाता है, चाय से लेकर स्टार्ट करके रात को खाना तक, वो सब यहाँ पे उनका अलाउ किया जाता है। और वो हमारे कल्याण के लिए यहाँ पे गलत चीज़ों को ख़त्म करके अच्छी चीज़ों के लिए हमें प्रेरित करती हैं। नमस्कार, मैं अजमेर वासियों से निवेदन करूंगी कि यहाँ बंगाली कचहरी रोड पर बंगाली धर्मशाला में आकर माता के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद लें। माता बहुत जागृत हैं, आपकी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी। इस दालान की एक वो है खासियत कि यहाँ जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है, कुछ ना कुछ वो लेके ही जाता है। तो मैं सभी से ये आह्वान करती हूँ कि वो सब आएँ। आज हमने माता का आह्वान करके बुला लिया है और वो अब 5 दिन तक यहीं विराजेंगी। तो सब लोग 5 दिन तक यहाँ आइए, दर्शन करिए और माता का आशीर्वाद पाइए। यहाँ कल षष्ठी थी, माँ कात्यायनी की पूजा हुई। तो उसमें क्या होता है कि जितनी भी सुहागिन औरतें हैं, मतलब वो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्रत करती हैं। आज सप्तमी है तो आज 7 तरह की भोग बनेगा। कल अष्टमी है तो 8 तरह का भोग बनेगा। नवमी को इस तरह से उनके पसंद की हर चीज़ें बन जाती है। एक बच्ची आती है तो हम उसको जिस तरह से उसकी पसंद की चीज़ें बनाते थे, वैसा ही अभी हम लोग करते हैं। और दशमी को हम उन्हें सीख दे करके विदा करते हैं। आज महासप्तमी के शुभ अवसर पर बंगाली समाज द्वारा बंगाली धर्मशाला के अंतर्गत माँ दुर्गा की पूजा किया जा रहा है। आज हम सुबह 7:30 बजे बुरा पुष्कर जाके कलश भर के लाते हैं एवं नवपत्रिका को स्नान करा के लाते हैं। इसके बाद अभी 9:30 बजे से पूजा पाठ चालू करते हैं, जो चालू हो गया अपना पूजा पाठ। अभी 11 बजे तक अपना बलिदान होगी। उसके बाद पुष्पांजलि है और 1:30 बजे से दिन को 2 बजे तक 2 बजे से भोग प्रसादी होती है।
हम अजमेर शहरवासियों से अनुरोध करते हैं, आप सारे जो भी भक्तजन हैं वो माता जी के दर्शन करें। बंगाली धर्मशाला कचहरी रोड अजमेर में माँ दुर्गा के प्रतिष्ठा किया गया है। आज इस साल हमारा 96तम दुर्गा पूजा है, 96 ईयर का दुर्गा पूजा है, जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आगे कल भी महाअष्टमी का पूजा सुबह से होगी, शाम तक है। हमारे एक जो मेन पूजा होती है वो संधि पूजा बोलते हैं, वो दिन को 4:30 बजे से होगी, 5:30 बजे तक। वो उसका भी बहुत महत्व होता है। उसके बाद दिन को जो सुबह पूजा है, फिर पुष्पांजलि है, भोग है, वो तो दिन भर के है ही। शाम को भी हमारा कल्चरल प्रोग्राम होती है। आरती के बाद हमारा धर्मशाला के आंगन में कल्चरल प्रोग्राम होंगे। फिर महानवमी की पूजा है, महानवमी की पूजा भी सुबह 8:30 बजे से चालू होंगे। इसके बाद बलिदान है, पुष्पांजलि है, भोग प्रसादी है, हमारे समाज द्वारा सांस्कृतिक संध्या है। और दशमी के दिन सुबह हमारे जो महिलाएं हैं 8:30-9 बजे माँ दुर्गा की पूजा करके उसके बाद सिंदूर दान करते हैं। हमारे जो सिंदूर दान का प्रथा है वो बहुत ही अच्छा, अति सुंदर लगता है। ये माता जी को सिंदूर पहना के हमारे जो महिलाएं हैं वो अपने एक दूसरे को सिंदूर पहनाती है, अपने सुहाग की कामना करती है और उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। और शाम को 5:30 बजे यहाँ से प्रोसेशन निकल के माँ दुर्गा को विसर्जन करने जाएंगे अपन आज़ाद पार्क। हमारे यहाँ तो आज 2 महीने से पहले से इको फ्रेंडली मूर्ति बनती है। कोलकाता से कारीगर आता है, मिट्टी की मूर्ति बनता है, बांस, घास और मिट्टी से ही बनती है। कच्चा कलर जो होता है वही बनता है और शॉल के जो पेपर होती है उसी से लेस बना हुआ है। इसमें कोई नुकसान किसी को नहीं है। तो हमारे जो मूर्ति है एकदम बिल्कुल इको फ्रेंडली है, पूरा फ्रेश मिट्टी का बना हुआ है। पहाड़गंज पुरानी चांदमारी में धूमधाम से डांडिया का आयोजन किया जा रहा है। बुजुर्ग माताएं बहनें माता रानी को रिझा रही हैं। डांडिया का आयोजन शांतिपूर्वक किया जा रहा है। अच्छे डांडिया खेलने वालों को कार्यकर्ताओं के द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
चंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सीबीएसई वेस्ट जोन बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन दयानंद महाविद्यालय के ग्राउंड में 18 तारीख से शुरू होकर आज 21 तारीख को समापन हुआ, जिसमें अंडर 19 बॉयज और गर्ल्स के प्रतिभागियों ने भाग लिया। 220 स्कूलों के 650 से भी ज्यादा प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। हमारे यहाँ पे सीबीएसई वेस्ट जोन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 18 तारीख से शुरू होकर के 21 तारीख तक निरंतर चलता रहा है। इसमें अंडर 17, अंडर 19 बॉयज़ और गर्ल्स में 220 स्कूलों के 660 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। तो अंडर 17 का रिज़ल्ट ऑलरेडी कल डिक्लेयर किया जा चुका है और अंडर 19 का रिज़ल्ट जो है आज फाइनल में डिक्लेयर किया जाएगा। हमारे आज के जो आयोजन के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल शर्मा जी हैं और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट श्री नरेंद्र कुमार नरवान जी, जो कि हमारे आज के मेहमान हैं। तो आज तक का जो हमारा पूरा सफ़र रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कि हमें फीडबैक पार्टिसिपेंट से मिला है, उनके स्पोर्ट्स कोचेस से मिला है, उनके मैनेजर से मिला है कि आयोजन जो है बहुत ही सफल रहा। और सबसे बड़ी बात है कि इस आयोजन में पार्टिसिपेंट्स को बहुत ही फेयर जजमेंट का एक्सपीरियंस, एहसास उनको रहा। इसमें सर पूरे जो 220 स्कूलों ने भाग लिया और अंडर 17 और अंडर 19 के कुल मिलाकर के 20 अंडर गर्ल्स की कैटेगरी थी और 21 कैटेगरी जो वेट कैटेगरी बॉयज़ की थी। फाइनल का रिज़ल्ट जो है अभी फाइनल बाउट चल रहा है। अंडर 19 का गर्ल्स का फाइनल हो चुका है और अंडर 19 का बॉयज़ अभी आपके सामने चल रहा है। अंडर 17 बॉयज़ एंड गर्ल्स फाइनल हो चुके हैं, उसका रिज़ल्ट कल डिक्लेयर किया जा चुका है। आज इसका समापन किया जाएगा अराउंड अबाउट 11:30 के करीब, और जो भी बच्चे जो बेस्ट बॉक्सर है, ओवरऑल चैंपियन है और गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल, सभी बच्चों को यहाँ पे आज के आयोजन में सम्मानित किया जाएगा। कृष्णगंज थाना अंतर्गत रहने वाले वन विभाग से रिटायर्ड अधिकारी के घर से शातिर चोरों ने सोने चांदी के आभूषण और करीब 60,000 रुपए नकद चुरा लिए और फरार हो गए। पीड़ित मकान मालिक योगेंद्र सिंह कालवी की शिकायत पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम योगेंद्र सिंह कालवी है। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड एज ए DCF रिटायर्ड पर्सन हूँ और मैं सन 2019 से यहाँ पे रह रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद में मेरा गांव यहाँ पे से 41 किलोमीटर दूर पालनिया गांव है, तो वहाँ पे खेतीबाड़ी देखने के लिए और हम दोनों जने गए थे। 15 तारीख को यहाँ पे नवरात्रा स्थापना करके और फिर रवाना हुए थे। तो बाद में ये जब कल वापस 8 बजे आए, तब ये मकान के अंदर उथल पुथल हुई मिली। तो उथल पुथल के अंदर जाते ही तुरंत मैं 8:30 बजे करीब वहाँ थाने गया और थाने में FIR लॉन्च कराया। और इसमें कीमती सामान में तो ज़्यादातर 2 तो सोने की अंगूठी गई है और जो लेडीज़ के जो रात दिन पहनने वाले गहने हैं वो गए, और 60-70 हज़ार रुपये कैश पड़ा था वो चले गया, और सोने के एक चांदी के सिक्के थे वो ले गए। जो कपड़े लगे, जो जेंट्स के कपड़े के सूट्स थे वो नए सूट ले गए। लेडीज की जो शॉल थी नई, वो शॉल सारी ले गए और FIR लॉन्च करा दी गई है। थाने के अंदर कृष्णगंज थाने में FIR लॉन्च कराई गई। आपको 60-70 हज़ार रुपये थे, एग्जैक्ट तो बता नहीं सकता, 60-70 हज़ार 1-1.5 लाख के बीच में कृष्णगंज। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अगले महीने दिवाली के त्योहार को लेकर मिठाई बाजार में रौनक छाने लगी है। पिछले 2-3 सालों में कोरोना काल में मंदी व नुकसान से उभरने की उम्मीद इस बार मिठाई व्यवसायियों में जबरदस्त चरम पर दिखाई दे रही है। इसी उम्मीद से मिठाई व्यापारियों ने दिवाली के बाजार पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है। त्योहार बाजार की जान होते हैं और अब दिवाली की कुछ ही दिन शेष है और पूरे देश के साथ साथ अजमेर में भी मिठाइयों का बाजार जोर पकड़ता जा रहा है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मिठाई व्यापारी आकर्षक गिफ्ट पैक करवा रहे हैं। दिवाली पर बाजार में तरह तरह की मिठाइयां बेचने के लिए व्यापारियों ने अभी से तैयारियां कर ली है। उन्होंने कच्चा माल जैसे खोआ, छेना, मावा, घी और तेल आदि सभी सामान भरपूर मात्रा में जमा कर रखा है। बाजार में कैसी कैसी नई वैरायटी की मिठाइयां आई हैं और मिठाई की क्या भाव है, पैकिंग किस तरह की है और नकली मिलावटी मिठाई की पहचान कैसे करें, इन सब बातों को जानने का प्रयास किया है हमारे संवाददाता द्वारा। तो देखिए शहर के प्रतिष्ठित मिठाई व्यवसायियों महेश मिष्ठान भंडार, आशु स्वीट्स और शिवम स्वीट से ली गई जानकारी पर एक विशेष रिपोर्ट। सीजन की देखो अब की बार उम्मीद है, 2-3 साल से मद्दा था और मिठाई का है तो मावे की भी है, घी की भी है, ड्राई फ्रूट की भी है और बंगाली भी है, पेठे का भी है, सभी तरह की वैरायटियां हैं। ड्राई फ्रूट के डिब्बे भी हैं, पैकिंग और मेवा वाइट है, वाइट चॉकलेट है, सभी तरह के ड्राई फ्रूट, सभी तरह की मावे की, सभी तरह की बंगाली मिठाइयाँ, सभी तरह का वैरायटियाँ हैं और शुद्ध वैरायटियाँ हैं। हमारे यहाँ दूध मंगा के मावा बनाया जाता है, बाज़ार का मावा हम खरीदते नहीं है, इसी की मिठाई बनाते हैं। शुद्ध घी होता है, शुद्ध मावा होता है और शुद्ध तेल होता है। सभी तरह की नमकीन मिलती हैं, सभी तरह की नमकीन, सभी तरह की ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ, सभी तरह का मावे की, सभी तरह की बंगालियाँ। 2 साल से बहुत मद्दा रहा, आपकी बहुत उम्मीद है, जो कि आपके चांस है, होना चाहिए, बड़ी उम्मीद लेके बैठे हुए हैं। बाकी तो जो भी हो, बाकी मैं तो जनता से एक ही अपील करूँगा कि शुद्ध वैरायटी लो, सस्ते के चक्कर में मत पड़ो, बढ़िया चीज़ लो, शुद्ध चीज़ लो, जहाँ आपको विश्वास हो वहाँ से लो। आपका परिचय? मेरा परिचय है महेश खंडेलवाल, महेश मिष्ठान भंडार। हमारे पास 300 रुपये से लेकर 300 रुपये रसगुल्ले, उससे लेकर 1200-1500 रुपये तक की सब मिठाइयाँ उपलब्ध हैं और आपको मिलावट, अब हमारा सारा होम प्रोडक्शन है, हमारा मावा, हमारा घी सब होम प्रोडक्शन है। आपको कभी भी मिलावट की चेक करने के लिए आप फूड कलर टेस्ट कर सकते हैं। आजकल बर्क में वो मिलावट होती है और मावे में मिलावट होती है, उस सब से आप बचें और उस हिसाब से आप मिठाइयाँ अच्छी क्वालिटी से लें। जिधर रेनाउंड दुकानें हैं, जैसे हमारी दुकान 1971 से है और मैं प्रोप्राइटर शिवम स्वीट्स का हूँ। मैं तुषार खंडेलवाल। और कोरोना टाइम में पूरी मिठाइयों का वो हो गया था कि मार्केट पूरा डाउन हो चुका था। कोरोना काल में देयर हैज बीन एन इम्पैक्ट ऑन सेल्स ऑफ आवर स्वीट शॉप एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ हायर सेल्स दिस ईयर। इस बार बहुत अच्छे मार्केट की उम्मीद है और उस हिसाब से हमारा तैयारी है आगे के काम के लिए। मिलावटी आप मावे में देख सकते हैं, मावे की आपको चिकनाहट से फ़र्क पता चल जाता है और बर्क में फ़र्क होता है कि बर्क वो ओरिजिनल नहीं लगती है, या केसर में आप फूड कलर देख सकते हैं, फूड कलर में मिलावट हो जाती है, फूड कलर मिलाते हैं, वो सब हमारी दुकान पे नहीं है। हमारी दुकान बहुत रेनाउंड 52 ईयर्स पुरानी दुकान है हमारी। आप इन सब से बचें और इन सब से और रेनाउंड दुकानों से खरीदिए। आपका परिचय और दुकान का नाम? मैं तुषार खंडेलवाल, प्रोप्राइटर ऑफ शिवम स्वीट्स एंड वी आर रनिंग अ बिजनेस फ्रॉम 51 ईयर्स। सर, दिवाली इस बार बहुत ही अच्छी जाने वाली है। पिछले जो समय गया है कोरोना काल का, वो बड़ा संघर्षपूर्वक निकला है हर बिजनेसमैन के लिए और हर आम आदमी इससे पीड़ित हुआ है। सबने डरा हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा उम्मीद आ रही है रक्षाबंधन को देखते हुए कि बहुत अच्छा वाला जंप आया है और दिवाली बहुत अच्छी जाने वाली है। ज़्यादातर मिठाइयाँ चलेंगी ड्राई स्वीट्स और इस बार हमें उम्मीद है कि ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ ज़्यादा चलेंगी। और इस बार हम जैसे दुकानदार जो हैं दूध और मावे के प्रति भी बड़े जागरूक हैं, बहुत ध्यान दे रहे हैं कि दूध शुद्ध आए हमारे पास, हम अच्छा मावा बनाएं, अच्छे मावे की क्वालिटी बना के मिठाइयाँ दें कस्टमर्स को। क्योंकि पिछला काफ़ी समय जो है लोगों को बड़ा मावे से डर लगने लगा, मावा की मिठाइयाँ नहीं खा रहे थे।
लेकिन हमारी कोशिश है कि लोगों का डर दूर कर दें और बाज़ार के अंदर एक जो भ्रम फैला हुआ है कि मावे की मिठाइयाँ ख़राब होती हैं, नकली होती हैं, वो भ्रम को हम दूर करना चाहते हैं। कुछ दुकानदार हैं जिन्होंने पूरे शहर को बदनाम कर दिया है कि वो पाउडर से पनीर बना रहे हैं, दूध का क्रीम निकाल के पनीर बना रहे हैं, तो पब्लिक को एक अच्छी क्वालिटी का मावा, अच्छी क्वालिटी का पनीर नहीं मिल पा रहा है। उस वजह से जो बढ़िया दुकानदार भी हैं वो भी पब्लिक की नज़र के अंदर एक शंका की उत्पन्न हो जाती है। मिठाइयाँ एवरेज जो हैं 500 रुपये किलो के रेंज के अंदर अच्छी मिठाइयाँ मिलेंगी, मावे की मिठाई, देसी घी की मिठाइयाँ, और जो ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ हैं वो 800 रुपये की रेंज में मिलेंगी। और उम्मीद है कि कस्टमर भी इस बार हम दुकानदारों से संतुष्ट होंगे और हम अच्छी से अच्छी उनको मिठाइयाँ प्रोवाइड करा सकेंगे और अच्छी पैकिंग के अंदर दे पाएंगे। मेरा नाम आशु गुप्ता, आशु स्वीट्स, मेरी 2 फर्म है, आशु स्वीट नगरा व आशु स्वीट्स तारागढ़ रोड अजमेर। पिछले काफी समय से लोग पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने को लेकर रेलवे कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। रेलवे कर्मचारी बताते हैं कि पुरानी योजना के मुकाबले नई पेंशन योजना में कर्मचारियों को काफी कम फायदे मिलते हैं, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं माना जा सकता। यही नहीं, जब नौकरी पूरी हो जाएगी और जो पैसे उनको मिलेंगे उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। जैसे आप सबको विदित है, पुरानी पेंशन बहाली मंच, जॉइंट फ्रंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, इस मंच के तहत, एक फोरम के तहत वर्ष 2023 को एक पुरानी पेंशन बहाली वर्ष के लिए एक आंदोलन वर्ष चुना गया, जिसके तहत जनवरी 2023 से प्रत्येक माह का 21 तारीख को तमाम प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार को नींद से जगाने का कार्य सभी श्रमिक संगठन मिलकर कर रहे हैं। जैसे आप सबको विदित है, 2024 में राष्ट्र का चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले अभी आने वाला महीने में ही इस देश में 5 राज्यों का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव के वक्त पर सभी श्रमिक संगठनों ने एक नारा दिया है, वही देश पे राज करेगा है। उसके बाद सेंटर का भी चुनाव आने वाला है कि केंद्र कर्मचारी और राज्य कर्मचारी, उनका परिवारजन मिलकर इस चुनाव में ये निर्णय लेने के लिए हम मजबूर हो जाएगा कि हम वही को समर्थन देंगे जो पेंशन बहाली की बात करेंगे। मैं इस उद्देश्य से आज 21 अक्टूबर को अजमेर स्टेशन पर संयुक्त मोर्चा के तहत एक विशाल धरने का आयोजन हो रहे। इस धरने के माध्यम से भी हम एक सरकार को संदेश देना चाह रहे कि वक्त रहते हुए आप अपना नींद से जागिए और कर्मचारियों को बात को सुनिए। देश में युवाओं की तरफ से उठ रही पुरानी पेंशन योजना की मांग और केंद्र सरकार के तमाम कर्मचारी जो 1/1/2004 के बाद भर्ती हुए हैं, जिसे इस देश की सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम का जो दंश दिया है, जिससे उनका भविष्य असुरक्षित हो गया है, उसका लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के तमाम संगठन संयुक्त रूप से राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रहे हैं। और वर्ष 2023 के जनवरी माह से लगातार हर महीने 21 तारीख को प्रदर्शन, धरना, रैली, मशाल जुलूस, नारेबाजी करके इस देश की सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज 21 अक्टूबर को एनजेसीए के आह्वान पर संयुक्त संघर्ष समिति अजमेर के तत्वाधान में, जिसमें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन, उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के तमाम साथियों ने संयुक्त रूप से अजमेर रेलवे स्टेशन के ऊपर एक विशाल धरना आयोजित करने का काम किया। और इस धरने के माध्यम से हम इस देश की सरकार को ये कह देना चाहते हैं कि अब समय बहुत कम बचा है। 2024 के आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार एक देश एक संविधान के तहत इस देश में एक ही पेंशन योजना
पुरानी पेंशन योजना की बहाली के आदेश जारी करे, वरना राज्य दर राज्य जिस तरीके से पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर सरकारें बेदखल होती चली जा रही हैं, इस प्रकार का निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों ने लेने का काम किया है कि जो पुरानी पेंशन योजना बहाली की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा, और इसी उद्देश्य को लेकर आज का ये धरना यहाँ आयोजित किया गया है। कृष्णगंज थाना पुलिस ने पर्स लूट के आरोप में 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। दोनों से लूट की वारदात में काम में ली गई मोटरसाइकिल और लूट का सामान बरामद किया है। कृष्णगंज थाने के एसआई मोइनुद्दीन ने बताया कि 19 अक्टूबर को आनासागर चौपाटी के सामने भारती सोनी का पर्स 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाश छीनकर फरार हो गए थे। भारती सोनी की रिपोर्ट पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर के इत्तला पर आज ईदगाह के पास रहने वाले दीपक जोशी और पंचशील निवासी विजय धोबी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों ने लूट की वारदात को करना कबूल किया। कृष्णगंज थाने के एसआई मोइनुद्दीन ने जानकारी देते हुए बताया कि लुटेरों के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये दिनांक 19/10/23 को परिवादी आया भारती सोनी जी। इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि शिव मंदिर के पास आनागर चौपाटी के सामने वे मोटरसाइकिल से जा रही थी, तभी 2 लड़कों ने पीछे से आके उनका पर्स छीन के भाग गए, जिस पर प्रकरण दर्ज अनुसंधान शुरू किया गया। दौरान अनुसंधान मुखबिर खास मामूर किए गए। घटनास्थल के आसपास के फुटेज भी देखे गए और मुखबिर की इतला पर आज जानकारी मिली कि पास में ही आनासागर चौपाटी के पास में ही आनंद नगर है, वहाँ पर प्रकरण की वारदात करने वाले लड़के घूमते नजर आए हैं, जिस पर मन आईओ में जाब्ता के मौके पर पहुंचकर उनको दस्तयाब किया, जिनके कब्जे से प्रकरण का माल व मुकदमे जो उन्होंने वारदात की थी उसमें प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की है और 2 मुलजिम हैं जिनको गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं, एक का नाम है दीपक जोशी सन ऑफ बंशीलाल जोशी, दूसरा है विजय धोबी पुत्र संपत धोबी। ये पंचशील जो दीपक जोशी है ये ईदगाह में बन्ना की दुकान के पास में कांजी रेगर मकान है, उनके मकान में किराए पे रह रहे हैं। और विजय जो है विजय सन ऑफ संपत जी, ये पंचशील में किराए का मकान है, सुमन सिंह जी के मकान में किराए पे रह रहे हैं। नहीं, ये दोनों ही वारदात में शामिल थे। दोनों ही वारदात करने के बाद वहाँ से फरार हो गए थे, जिनको आज दस्तयाब कर इनके पूर्व में भी मुकदमे हैं, 3-4 मुकदमे हैं जिनकी अभी रिकॉर्ड निकाल रहे हैं। ये पहले भी इसी वारदातों में, इसी तरह लूट की वारदातों में गिरफ्तार हुए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पूर्व महिला कांग्रेस के 44 जिला अध्यक्षों ने राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष राखी गौतम ने अजमेर शहर जिला महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष हितेश्वरी टाक को बनाया है। टाक ने जिलाध्यक्ष बनने पर शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। जिलाध्यक्ष बनने पर हितेश्वरी टाक ने दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हेमंत भाटी को साफा में माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव डॉक्टर सुनील कुमार लारा, दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अ के अध्यक्ष निर्मल बैरवाल, दक्षिण ब्लॉक व के अध्यक्ष पवन ओड, मंडल अध्यक्ष मनीष सेन, संजय यादव, उमेश बुंदल, हरीश दोनवाल, धर्मेंद्र शर्मा, अमित श्रीवास्तव, छात्र नेता अंकित, प्रदीप कुमार नवान, मनीष कुमार इत्यादि मौजूद थे। मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और रिंटा डिसूजा जी, और हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष जो बनी है राखी गौतम जी का आभार व्यक्त करती हूँ। अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट साहब, डोडासरा साहब का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ मैं। और मुझे जो अजमेर की महिला अध्यक्ष का जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं उस पर खरी उतरूंगी और महिला शक्ति को मैं मजबूती दूंगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में कंधे से कंधा मिला के और अजमेर ज़िले में जो 20 सालों से हम विजय नहीं हो पा रहे हैं उसके लिए हम विजय होंगे। हमारे शहर के दक्षिण विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं हेमंत भाटी जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। शहर अध्यक्ष विजय जैन साहब का आभार व्यक्त करती हूँ। रलावता साहब का आभार व्यक्त करती हूँ। नसीम अख्तर जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे महिला अध्यक्ष के लिए उन्होंने इस पद पे लिया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।